हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम लोग अब जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा, मतलब जो हमारे पेपर आने वाले हैं उनके टारगेट के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जीएस पढ़ेंगे। उसमें दोस्तों हम लोग जैसे यूपीपी है, वीडियो है, या यूपी पेट जो अभी पेपर सितंबर में शायद हो, ठीक है, तो उनके बारे में जो जीएस का जो पोर्शन है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बता दूं दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पर लगभग 40 नंबर का जीएस कवर कराऊंगा, जिसमें दोस्तों आप अगर सही से मेरे साथ जुड़े रहेंगे, अगर आप मैं जैसा कराता हूँ वैसा आप करते चलेंगे तो आप बहुत अच्छा उस पर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों बात ये है ना कि जो जैसे जीएस का पार्ट होता है उसको करने का एक तरीका होता है, उसको पढ़ने का एक तरीका, क्योंकि दोस्तों जीएस बहुत डायमेंशन और बहुत डीप होता है और बहुत ज़्यादा ब्रॉड इसका सिलेबस होता है। बट हमको किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम टॉपिक के साथ साथ सीखते चलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 40 नंबर तक का जीएस 40 नंबर का जीएस कवर कराऊंगा, जिसमें आप आराम से दोस्तों 30-35 के बीच पर आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो 100% मैं इसलिए नहीं कहता दोस्तों, मैं बोल सकता था 40 भी कराने का, बट वो दोस्तों कोई नहीं करा पाता है, मतलब कहीं से 100% नहीं होता। बट जितने टॉपिक्स मैं कराऊंगा उतने में से अगर कोई उस टॉपिक से आपका कोई भी एक क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये मैं आपकी 100% गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप आराम से देखकर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम दोस्तों अभी जो शुरू करेंगे दोस्तों, वो आज से जो हमारा शुरू करेंगे दोस्तों, वो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, यानी दोस्तों जो प्राचीन इतिहास है या मध्यकालीन इतिहास या मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको जो दोस्तों क्या है 10 नंबर की हमारे यहाँ आएगी, ठीक है। जिसमें दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री दोस्तों इंडिपेंडेंट के मतलब दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर दोस्तों आगे तक के जो स्टोरी 5 नंबर वहाँ से है उसको मैं कवर कराऊंगा। बट उससे पहले मैं दोस्तों आपको जो प्राचीन इतिहास से लेकर दोस्तों जो बीच बीच में टॉपिक रहे हैं, जैसे कि मैं आपको टॉपिक्स कुछ बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स जो आएंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया इंडियन हिस्ट्री में, देखो मैं अभी आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको प्राचीन काल, मध्यकाल सब कुछ आएगा दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। सिलेबस में आपको बता दें, जिसमें दोस्तों आपका अगर पहला टॉपिक देखा जाए तो पहला टॉपिक दोस्तों जो शुरू होता है जो पेपर के हिसाब से, वो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। यहाँ से दोस्तों हमारा टॉप जो है सिलेबस शुरू होता है पेट का या और भी जो ठीक है पेट, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फिर धीरे धीरे हमारा जैसे इसके बाद जैसे वैदिक सभ्यता है, फिर मौर्यकालीन इतिहास है, जिसमें मौर्य में हमको अशोक पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद गुप्त मौर्योत्तर काल है, ठीक है, हिस्ट्री में। और फिर इसके बाद जैसे अगर पेट में दोस्तों देखा जाए तो पेट में दोस्तों क्या है, वो मौर्योत्तर काल नहीं पूछा है। फिर इसके बाद देन हम लोग आते हैं फिर दोस्तों गुप्त वंश है, फिर उत्तर गुप्त काल है, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, वो सॉरी दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। फिर राजपूत काल है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं मराठा पढ़ना है। इस तरीके से दोस्तों क्या करता है, हमको धीरे धीरे करके पूरा जो हिस्ट्री है उसको कर लेना है। हम जो आज टॉपिक शुरू करेंगे वो दोस्तों क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करेंगे, ठीक है। मैं आपको दोस्तों टॉपिक पढ़ाऊंगा तो जरूर ही, बट मैं आपको टॉपिक को किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या डायमेंशंस होने चाहिए, क्या क्या डायमेंशंस क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा दोस्तों। देखो फ़ायदा मैं आपको बता दूं दोस्तों इसका क्या रहने वाला है। एक तो ये तीनों पेपर में होगा दोस्तों, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है ये, जैसे जो भी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, जो मान लो 2018 में जो पेपर कैंसिल हुआ था वो अभी कराने का इन्होंने कहा है कि मैं इस साल कराऊंगा, ठीक है। इन्होंने कहा, सरकार ने, गवर्नमेंट ने कहा है कि कराएंगे। अब ये उन्होंने डेट फिक्स नहीं की, बट ये पक्का है कि जब भी यूपी पेट जैसे ही खत्म होगा दोस्तों वीडियो का पेपर कराया जाएगा। अब यूपी पेट जब होगा उसके बाद ही देन तुरंत दोस्तों क्या होगा, वीडियो आएगा। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो भी 2018 में जिन्होंने वीडियो का पेपर दिया था और जिनका नहीं हुआ था वो दोस्तों लग जाएं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वीडियो का पेपर दिया था, क्योंकि 2018 में उनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया। क्योंकि इस वैकेंसीज में एक फ़ायदा ये है कि जो जिन्होंने दोस्तों उस टाइम पेपर भरा था और जिन्होंने दिया था वही इस वैकेंसी को दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता। तो बहुत से सारे ऐसे लोग थे जो क्या है कि मान लो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हो गए हैं, बहुत सी वैकेंसी उसमें, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत लोग मैदान से बाहर ही हो गए हैं। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है इस वीडियो को, अगर इस पर फोकस करके चल रहे हैं। यूपीपीएट तो दोस्तों क्या है वो भी साथ में हो जाएगा, यूपीपी प्लस तीनों दोस्तों क्या है, मैं जीएस जो पढ़ाऊंगा तीनों को टारगेट लेके कराऊंगा, आपका तीनों कवर हो जाएगा। और दोस्तों बस कुछ और अलग से नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आप ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटी, इसके लिए दोस्तों आप निश्चिंत हो जाइए, बस मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आप आराम से चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो हम ज़्यादा बात ना करके दोस्तों सीधे अपने
मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बात करेंगे तो दोस्तों टाइम आपका ही वेस्ट होगा, मेरा भी दोस्तों। तो ठीक है, तो और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना चाहिए, ठीक है, ना कि हमें बकवास करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अपनी बात करते हैं। तो हमारा दोस्तों जो आज का टॉपिक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों वो है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। यहीं से हम लोग हिस्ट्री की शुरू करते हैं आज, क्योंकि दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल जो है पाषाण काल है, उस वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, बहुत रेयर केस है कि किसी पेपर में पूछ लिया जाए, वहाँ से क्वेश्चन बहुत नहीं आते। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आ भी जाएगा मान लीजिए, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई मतलब नहीं, ठीक है। उस वहाँ से दोस्तों क्वेश्चन नहीं आते। तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में ये चीज़ जरूर क्लियर होना चाहिए कि हमें इस टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है, यानी इसके कितने डायमेंशन है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर दोस्तों जिस किसी को भी ये चीज़ आ गई करना कि डायमेंशंस कितने होंगे और हमको उसी दायरे में रहकर पढ़ाई करनी है, तो आपका क्या होगा दोस्तों, आप देखो बहुत बार क्या होता है दोस्तों, हमें किसी टॉपिक का ज्ञान होता है, बट क्या होता है हम उस टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारे मन अंदर जो है उस टॉपिक से रिलेटेड रहकर दोस्तों क्या है, डायमेंशन दोस्तों क्या होता है, बिखराव होता है, हमें क्लियरली पता ही नहीं होता दोस्तों हमें कब कहाँ पे क्या बताना है। तो हमें किसी भी टॉपिक का समूच अध्ययन करने के लिए सबसे जरूरी होता है हमें उसका डायमेंशन क्लियर, और डायमेंशन दोस्तों बहुत ईजी होता है। लोग इस तरीके से पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, इसलिए दोस्तों चीज़ें टफ होती जा रही। मैं आपको दोस्तों क्या करता हूँ, इसके डायमेंशंस पहले लिखा देता हूँ, हमें इस क्या क्या पढ़ना है इसमें, देन इसके बाद हम लोग एक करके पढ़ते चलेंगे, और जैसे खत्म होगा बस हम कह देंगे हमारा टॉपिक ही खत्म हो। तो हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हमारा डायमेंशंस कौन कौन से इस टॉपिक के हैं, ठीक है। तो चलिए देखो, आज पहली क्लास है तो दोस्तों इसलिए थोड़ा मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ, देन नहीं तो फिर कल से क्या होगा दोस्तों, मैं आऊँगा 2 मिनट भी थोड़ा आपसे डिस्कस करूँगा, सीधे पे टॉपिक पे आके बात करने लगूँगा, ठीक है। तो ये तो पहला डायमेंशन जो हमारा इसका रहेगा, इसका जो है आद ऐतिहासिक सभ्यता, ठीक है दोस्तों, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। दूसरा दोस्तों, ठीक है, दूसरा इसका दोस्तों क्या है, नामकरण, ठीक है। अभी आप बस डायमेंशन लिखिए दीजिए मेरे साथ। तीसरा क्या है दोस्तों, काल। फोर्थ क्षेत्र, ठीक है। 5 क्षेत्र के बाद दोस्तों लिपि, 6 लिपि के बाद दोस्तों सभ्यता के निर्माता। आप डायमेंशन लिखते जाइए, अभी देखिए मैं सब आपको एक बार, सभ्यता के निर्माता, ठीक है। 7th है दोस्तों आपका सभ्यता का स्वरूप, सभ्यता का स्वरूप कैसा था, ठीक है। और 9 नंबर इधर मैं लिख दे रहा हूं, प्रमुख नगर, जो सभ्यता के जो नगर, क्योंकि सभ्यता के प्रमुख नगर। लास्ट इसमें दोस्तों जो है पतन। किसी भी पेपर में सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड इससे बाहर कहीं क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इससे बाहर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए। अगर आपको दोस्तों यूपीएससी की तैयारी करना है, यूपीपीसीएस की तैयारी करना है, तो आप इससे बाहर डायमेंशंस पढ़िए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वहाँ दोस्तों इन डायमेंशन से क्वेश्चन कम आते हैं, वहाँ दोस्तों अदर डायमेंशन से क्वेश्चन आते हैं। जैसे पतन के ऊपर बहुत डिटेल से क्वेश्चन पूछा, वहाँ क्योंकि मेंस लिखना होता है तो दोस्तों वहाँ पे सब्जेक्टिव होना पड़ता है, और दोस्तों सब्जेक्टिव होने के लिए दोस्तों हमारे पास विचार होने चाहिए। तो विचार दोस्तों इन चीज़ों में मिलते हैं। बट दोस्तों जो 1 लाइनर एग्जाम होते हैं, ये जैसे यूपीपी है, वीडियो है, यूपीपेट है, और भी बहुत सारे एग्जाम है 1 डे, उनमें दोस्तों क्या होता है, इन डायमेंशंस के अलावा आपको कुछ और नहीं पढ़ना होता है, ठीक है।
ये डायमेंशन है, आपको इतना दिमाग में कर लेना। अब इन्हीं डायमेंशन के इर्द गिर्द आपको अपने ज्ञान का वर्धन करना है, आपको इन्हीं टॉपिक के बारे में पढ़ना है। 10 टॉपिक हैं और बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 क्लास में मैं आपको पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन करा दूंगा और फिर आप खुद, मैं जब ये टॉपिक करा दूं इसके बाद दोस्तों आप 1 डे एग्जाम को कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, ठीक है। या यूपीपी का, मैं कह रहा हूं यहां तक यूपी पीसीएस का आप पीटी तक उठा के देखिएगा दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो ये आपको बस इतने डायमेंशन आपको करते चलना है। सबसे पहला डायमेंशन अब हम शुरू करते हैं दोस्तों, क्या है कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता। इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं। पहला आप लोग लिखेंगे, पहले में दोस्तों डालेंगे आदि ऐतिहासिक सभ्यता और इसमें लिखेंगे दोस्तों पहला पॉइंट, देखो मैं यहाँ पे क्यों मिटालना नहीं चाह रहा, क्योंकि डायमेंशंस लिखे हुए हैं तो मैं कराते जाऊंगा और डायमेंशंस मिटाते जाऊंगा, ठीक है। तो आपको इसमें आपको हेडिंग डालनी आदि ऐतिहासिक सभ्यता और इसमें लिखना है दोस्तों, उसमें लिखना है यह आदि ऐतिहासिक कालीन, लिखो मेरे साथ साथ लिखना, यह आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। क्योंकि सबसे पहले हमें यह क्लियर होना चाहिए ना कि हमने, देखो क्योंकि हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये इतिहास है तो इतिहास से किस भाग में आता है। क्योंकि दोस्तों पुरातात्विक स्रोत, देखो अभी इसको जान लो थोड़ा, इस आदि ऐतिहासिक सभ्यता कैसे हमने बोल दिया तो इसको समझो, उसको लिखना नहीं है, बस पहले ये लिख लेना है, इसके बाद आपको समझना है। समझना क्या है दोस्तों कि हमने पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर दोस्तों क्या किया है, या सॉरी दोस्तों स्रोतों के आधार पर, या ठीक है स्रोतों के आधार पर दोस्तों हमने क्या किया, जो इतिहास है उसको 3 भागों में बांट दिया है। एक दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा दोस्तों आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है, तीसरा दोस्तों इतिहास काल। जो क्या कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल है, उसमें दोस्तों क्या होता है, हमारे पास जो जानकारी का स्रोत है दोस्तों वो पुरातात्विक स्रोत है, यानी जीवाश्म है या वहाँ से कोई औजार मिले हैं या कुछ इसी तरीके की, या कोई मृदभांड मिला है, इस सब दोस्तों क्या है वहाँ की जानकारी का स्रोत है। इसके अलावा हमें और कोई उस काल की जानकारी का स्रोत, जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल में क्या है, हमें वहाँ के बने उपकरण, वहाँ के बने औजार, इन्हीं से दोस्तों क्या है हम उस काल का निर्धारण करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत दोस्तों के आधार पर दोस्तों क्या है, जिस काल की जानकारी हम जिस काल का अध्ययन करते हैं उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल बोलते हैं, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या होता है, हमें पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त हुए, बट हम साहित्यिक स्रोतों का उपयोग नहीं कर पाए। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमें प्राप्त हुई है बट हम उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसीलिए उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि यह सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। सबसे पहली चीज दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए था आपको, ठीक है। इसी तरह ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या है, उसमें क्या है दोस्तों, हमें पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत दोनों प्राप्त है और दोनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम देखो आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी जो लिपि है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो जब हम पढ़ ही नहीं पाए हैं तो उसका उपयोग हम लोग कर ही नहीं पाए। प्राप्त हुई है लिपि, हमको साहित्यिक स्रोत प्राप्त हुए वहां से मान लो, ठीक है, बट हम क्या है कि हमें दोस्तों हम लिखित स्रोत हमें प्राप्त है बट हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे, तो इसीलिए उसको दोस्तों आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। यह डायमेंशन हो गया पहला। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, लिख लिया होगा आपने, मैं लिखाते चलूंगा, आपको बस जो चीज समझना होगा वो आपको समझना है और जो मैं लिखाऊंगा वो लिखना है। पहला डायमेंशन खत्म, तो इसको मैं डाल दिया मैंने। दूसरा दोस्तों इसका नामकरण, दोस्तों इसके कई नाम हैं। पहला तो दोस्तों इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही बोला जाता है, वो तो हो ही गया। दूसरा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसको बोला जाता है, अभी मैं बताता हूँ, हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तीसरा दोस्तों डैश स्लैश करके सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। चौथा कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है। अब मैं आपको बात करता हूं, अब मैं एक एक चीज बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो हम इसको कहते हैं कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, सबसे पहला ये क्वेश्चन मेरा होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता। क्योंकि दोस्तों क्या हुआ था, जब यहाँ पे जब 1921 में दयाराम साहनी जी ने जो सभ्यता जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा पहला स्थल खोदा था, तो वो जो सभ्यता थी या जो पहले जहाँ पे जो मतलब पहले जितनी भी खुदाई की गई है वहाँ दोस्तों लगभग जितनी मतलब जब से वो क्या कहते हैं, सॉरी समझना मैं एक बार बता देता हूँ फिर से,
इसको सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रारंभिक नगर जितने भी उत्खनन हुए वो सारे नगर दोस्तों क्या थे, सिंधु नदी के किनारे आसपास ही मिले थे। इसीलिए इसको दोस्तों क्या बोल दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता बोल दिया, ठीक है। क्योंकि इसके प्रारंभिक जो नगर हैं, जो खुदाई चल रही थी पहले, तो उसके ज़्यादातर नगर जो है वो सिंधु नदी के आसपास ही मिले थे, इसीलिए उसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। दूसरा तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो दयाराम साहनी है 1921 में इन्होंने पहला स्थल जो इस सभ्यता का खोजा था वो था हड़प्पा, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी, क्योंकि ये पहला स्थल खोजा गया था इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों बोलते हैं? स्वतंत्रता से पहले लगभग दोस्तों क्या था कि जितने भी हमें जो स्थल प्राप्त हो रहे थे वो सिंधु नदी के आसपास, बट फिर क्या हुआ, जब और रिसर्च किया गया, जब और इसमें उत्खनन कार्य किए गए, तो बहुत सारे स्थल हैं जो है दोस्तों क्या है कि हमें सिंधु नदी से लेकर सरस्वती नदी के बीच वाले स्थल में प्राप्त हुए हैं। इसीलिए दोस्तों इस वाले क्षेत्र को दोस्तों इसलिए इसको एक नाम और भी दे दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता, ठीक है। पहले तो दोस्तों प्रारंभिक नगर तो सिंधु के पास आसपास मिले, फिर इसके बाद और जब इसका दायरा बढ़ाया गया, जब और इसका उत्खनन किया गया, तो इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, सिंधु से ज़्यादा नगर जो स्थल है वो सिंधु और सरस्वती नदी के बीच के स्थलों में मिला है, तो इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी बोल देते हैं, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो पहला जो धातु प्रयोग किया था वो कांस्य का था, जो तांबा और टीन से मिलकर बना था। कांस्य दोस्तों जान लेना किससे बना था, तांबा और टीन से मिलकर बना था। तांबा और टीन को मिलाकर दोस्तों क्या बनाया गया था, तांबा और टीन को मिलाकर कांस्य बनाया गया था, ठीक है। और क्यों कांस्य युगीन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों क्या है, यहाँ पे आपको जो औजार जैसे बहुत सारे, जैसे नर्तकी की मूर्ति एक मिलेगी तो वो क्या है, कांस्य की मूर्ति है। ऐसी तरह दयामाबाद से दोस्तों आपको एक रथ मिलेगा छोटा, एक का गाड़ी मिलेगी, वो भी दोस्तों क्या है, कांस्य की। तो यहाँ बहुत सारे जो उपकरण हैं या कह लो खिलौने हैं या बहुत सारी चीज़ें सामग्रियाँ जो हैं वो हमें कांस्य की मिली हुई हैं, तो इसीलिए दोस्तों बहुतायत में मिला हुआ है, इसलिए इसको हमको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। और पहली बार इन्होंने किसी धातु में मिलाकर दोस्तों क्या है, एक नए धातु का निर्माण किया था। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं बता दूं दोस्तों, इस सभ्यता में दोस्तों आप नोट करके लिख लेना, इस सभ्यता में आपको दोस्तों नोट करके लिखना है, सोना, चांदी, टीन, तांबा, इन चार चीज़ का साक्ष्य मिलता है, लेकिन लोहे का यहाँ कहीं साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है। लोहे का प्रमाण यहाँ नहीं मिलता, ये याद रखना है दोस्तों। सोना मिल जाता है, चांदी मिलेगा, तांबा मिलेगा, टीन मिलेगा, मगर लोहे का साक्ष्य कहीं भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ये याद रखना है। नामकरण की बात हो गई अब, ठीक है, बात हो गई नामकरण की, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, समझ गए। बस इनको दोस्तों आपको जानना था कि क्यों कहते हैं इनका, कौन कौन से नामकरण। दूसरी ये चीज़ है दोस्तों, काल को लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं, काल को लेकर दोस्तों क्या है, विद्वानों में मतभेद है। तो सीधे आपको लिख देना है, इसको लेकर विद्वानों में, इतिहासकारों में, ऐसे लिख दो, छोड़ो, इतिहासकारों में मतभेद है। तो यहां से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, बट आपको पता होना चाहिए मतभेद है, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत सारे इतिहासकार हैं, जैसे कुछ इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 3500 BC से लेकर 2500 BC है। कुछ इतिहासकार कहते हैं 3250 BC से लेकर 2750 BC तक है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 2750 BC से लेकर 1800 BC तक है। कुछ कहते हैं 2350 BC से लेकर 1750 BC तक है। तो इसका टाइम पीरियड ही मतभेद है, क्योंकि दोस्तों क्या है, हम यहाँ से देखो सबसे रीजन क्या है, क्यों हम लोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ में हमें जो स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत के आधार पर दोस्तों हम सही तरीके से टाइम पीरियड का आकलन नहीं करा पाते हैं। बट हमें और दूसरा हमें यहाँ पे दोस्तों लिपि जो मिली है, उस लिपि को हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो इस रीजन से क्या है दोस्तों, हम इसका काल निर्धारण नहीं कर पाते हैं। तो इसके काल को लेकर दोस्तों क्या है, मतभेद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्षेत्र की, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब आपको एक एक चीज को समझते चलना है। बस ये भी मैं मिटाल दे रहा हूँ, जो मैं कराता चलूंगा उसको मैं मिटालता चलूंगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ दोस्तों क्षेत्र की। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही टॉपिक, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। क्षेत्र के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले तो ये जानना है, मैं इसको दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बड़ा, यहाँ ये क्षेत्र जो है मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ और फिर मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर मैं लिखना है इसमें कुछ चीज़ें, और आपको मैं डायग्राम भी बनाऊंगा। तो अब आपको मैं लिखा रहा हूँ क्षेत्र के बारे में, क्षेत्र, ठीक है। इसका क्षेत्र यानी कहाँ से कहाँ तक ये विस्तारित थी, कितने बड़े एरिया में। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है, वर्तमान में, लिखते चलना दोस्तों, वर्तमान में यह सभ्यता 3 देशों,
तीन देशों कौन कौन से हैं दोस्तों? तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना? हाँ बिल्कुल क्लियरली है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में यह सभ्यता तीन देशों भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में विस्तृत है। ठीक है, फैली है मतलब। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की स्थलों के बारे में तो अभी हम बहुत भरपूर चर्चा करेंगे, बट मैं आपको अफगानिस्तान बता देता हूँ। यहाँ पे 2 स्थल में मिले हैं, इनको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही लिख लेना जैसे मैं बना रहा हूँ, इसमें आपको भी ऐसे करके ऐसे 2 स्थल लिख लेने। ठीक है, पहला स्थल है दोस्तों मुंडीगाक, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों सुर्तघोई। ये 2 स्थल हैं दोस्तों जो अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। देखो ऐसा माना जाता है कि ये दोनों जो नगर हैं वो उपनिवेश या मंडी थे। लिख लेना है, अगर आपसे कभी पूछे तो बता देना है, उपनिवेश या मंडी थे। ठीक है दोस्तों, बस इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में और कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो वर्तमान में यह सभ्यता 3 देशों भारत, पाकिस्तान और दोस्तों अफगानिस्तान में विस्तृत है। मैंने अफगानिस्तान बता दिए, 2 स्थल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुंडीगाक एवं सुर्तघोई। और फिर मैंने बताया कि ये दोस्तों उपनिवेशिक स्थल थे, उपनिवेश या मंडी थे। सिंधु घाटी सभ्यता के ये उपनिवेश थे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से जो हम लोग दोस्तों लाजवर्थ कार्नियल पत्थर को आयात करते थे। ठीक है दोस्तों, इसको मंगाते थे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। अब इसके बारे में और दूसरी चीज़ क्या लिखना है? ठीक है, ये हो गया। इसके बाद दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट, इसी में क्षेत्र में दोस्तों आपको लिखना है। क्या लिखना है? लिखो, मेरे साथ लिखना है आपको दोस्तों, मैं बोल रहा हूं आपको लिखना है। लिखना क्या है? यह सभ्यता उत्तर में लिखना है दोस्तों। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर, मांडा दोस्तों क्या है? मांडा ऐसे लिख लेना। ठीक है, मांडा ऐसे लिखना है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक विस्तृत है। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक विस्तृत है तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सूतकांगे डोर से लेकर तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सूतकांगे डोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक विस्तृत है। ठीक है, मैंने लिखाया, फिर से मैं बोल दे रहा हूं। यह सभ्यता उत्तर में जम्मू के मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक विस्तृत है तथा पश्चिम में बलूचिस्तान के सूतकांगे डोर से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर या हुलासनगर तक विस्तृत है। ये आपको पूरा मैंने बता दिया। अब मैं आपको इस चीज़ को एक डायग्राम से बना के दिखाता हूँ। ठीक है, एक डायग्राम से आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसको मिटा रहा हूँ, सॉरी। अभी आप देखो, मैं आपको बहुत ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों जो शायद ही आप देखते होंगे। ठीक है, मैं ये मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं अभी लिखा दूंगा बाद में। ठीक है, क्योंकि ये बात कल का टॉपिक है, बट अभी ये जो टॉपिक है ये तो मुझे अभी करने हैं, तो इनको मैं मिटा लूँगा। दोस्तों देखो, मैं आपको 4 दिशाओं बनाता हूँ, चारों दिशाओं को बनाता हूँ। ये हमारा दोस्तों क्या है? नॉर्थ है, और ये क्या है दोस्तों? साउथ है। ये क्या है दोस्तों? ये पूर्व है और ये पश्चिम। इतना समझ ही रहे हैं। ये नॉर्थ है, उत्तर है, यानी ये दक्षिण है, ये पूरब है, सॉरी ये पश्चिम है और ये पूरब है। तो मैंने बताया दोस्तों उत्तर में कौन सा स्थल है दोस्तों? मांडा। ठीक है, दक्षिण में कौन सा स्थल मैंने बताया दोस्तों? तो दैमाबाद।
ठीक है। पश्चिम में मैंने कौन सा स्थल बताया, तो सूतकांगे डोर, देखो अपने नोट्स में दोस्तों मैंने, ठीक है, सूतकांगे डोर। और दक्षिण में मैंने, और पूरब में मैंने आपको क्या बताया, आलमगीरपुर, जिसको हुलास भी बोलते हैं, आलमगीरपुर, ये स्थल मैंने बताया आपको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, पूछ लेगा कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है, तो सूतकांगे डोर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है, तो आलमगीरपुर। आराम समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखो, और फिर क्या पूछेगा इसमें, अब आपसे ये पूछेगा कि मांडा जो है, जम्मू का जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है मांडा, वो किस राज्य में है, ये पूछ सकता है। और पूछ सकता है यह किस नदी पर है, दो। ऐसे आलमगीर से पूछ लेगा, निम्नलिखित में आलमगीर निम्नलिखित में से किन राज्यों में है, तो पूछ लेगा यूपी। और पूछ लेगा या तो किस नदी किनारे है, तो आपको याद रखना है, वो मैं बताऊंगा अभी। दैमाबाद में के बारे में यही चीज पूछ सकता है, सूतकांगे डोर के बारे में से। तो आपको मैं देखो क्या करता है, आपको इस तरीके से क्या करना है, दो एरो बनाने हैं, इधर लिखना है राज्य और इधर लिखना है नदी, ठीक है। बहुत आराम से, बड़े आराम से। राज्य की बात मैंने बताई दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों, ये राज्य हो गया, ठीक। दूसरा नदी अगर हम बात करें तो ये चिनाब नदी पर है, ठीक है, चिनाब नदी। इसी तरह दोस्तों दैमाबाद की बात करें तो दैमाबाद दोस्तों, राज्य की बात करें हम, राज्य नदी। दैमाबाद किस राज्य में है दोस्तों, तो महाराष्ट्र, मैंने अभी बताया आपको, तो कहाँ पर दोस्तों, महाराष्ट्र, ठीक है। इसी तरह बनाना जैसा मैं लिख रहा हूँ। और नदी कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों इसके बारे में देखो, दो चीज आपको याद रखना नदी में। एक तो पहले तो आप लिख लीजिए प्रवरा नदी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए दोस्तों गोदावरी नदी भी। अभी मैं इसको रीजन बताता हूँ। दूसरा दोस्तों ब्रैकेट में लिख लीजिए गोदावरी नदी। दिख नहीं रहा हो तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, नदी दोस्तों क्या है, प्रवरा। मैं थोड़ा यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूँ, प्रवरा ऐसे करके, प्रवरा नदी है। और ब्रैकेट में करके आपको लिखना है गोदावरी नदी। रीजन क्या है दोस्तों कभी पेपर जो बुक्स है उसमें दोस्तों आपको ज्यादातर गोदावरी नदी लिखा हुआ मिल जाएगा, बट एग्जैक्ट में अगर देखा जाए तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है प्रवरा, उस पर स्थित है। तो कोई में से कोई भी नदी दे दे तो आपको याद रखना है कि दैमाबाद दोस्तों प्रवरा या गोदावरी नदी किनारे स्थित है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद फिर देन हम आप बात करते हैं दोस्तों आलमगीरपुर के बारे में। तो इसके बाद राज्य की बात अगर हम बात करें तो हमको पता है दोस्तों राज्य कौन सा है, राज्य दोस्तों कौन सा है और नदी कौन सी है। राज्य की बात करें दोस्तों यूपी, इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये पेपर ही है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा नदी की बात करें दोस्तों तो ये कौन सा, हिंडन नदी, हिंडन नदी, ठीक है। ये हो गया। तीसरा दोस्तों सूतकांगे डोर की बात करते हैं हम अब आके। तो सूतकांगे डोर दोस्तों राज्य की बात करें और दोस्तों इसके बाद दोस्तों नदी की बात करें तो यहाँ पर राज्य तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, ये राज्य नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, पाकिस्तान में राज्य नहीं होता दोस्तों, पाकिस्तान में क्या होता है, प्रांत होते हैं। तो ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है, बलूचिस्तान प्रांत में। और नदी दोस्तों जो है वो दास्क है, दास्क नदी, ठीक है, दास्क नदी है, ठीक है। तो ये इसके क्षेत्र के बारे में आपको इतना जानना था। और अब ये इतना तो लिख लिया होगा। इसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट इसमें बनाना है और लिखना है इसके क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुजाकार है, इसके क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है ना। देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो, तो ये एक त्रिभुज ये इस तरीके से और ये, तो इसके क्षेत्र का आकार दोस्तों क्या है, वो त्रिभुजाकार है, इसीलिए इसको दोस्तों त्रिभुजाकार है ना। इसके क्षेत्र का ये तो त्रिभुजाकार में दोस्तों पूरा फैला हुआ है, ठीक है। 12,999,600 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। क्षेत्र के बारे में दोस्तों इतना आपको पढ़ना था, ठीक।
अभी टाइम है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्र के बारे में इतना पढ़ना था, मैंने क्षेत्र के बारे में बता दिया। ये हमारे दोस्तों हो गए क्षेत्र के बारे में। इसी तरह दोस्तों जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं बना रहा हूँ, आपको एज इट इज वैसा ही लिखना है, वैसा ही बनाते चलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिपि। अब हम बात करते हैं दोस्तों लिपि, ठीक है। लिपि की बात करते हैं दोस्तों। तो लिपि दोस्तों कैसी है, तो इनकी लिपि लिखो दोस्तों, इनकी लिपि बोस्त्रोफेदन शैली की है। बोस्त्रो लिख लो, अभी मैं समझा दूंगा। बोस्त्रो समझा तो मैं ले जाऊंगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। बोस्त्रोफेदन शैली की है जो भाव चित्रात्मक है, जो भाव चित्रात्मक है। दोस्तों बोस्त्रोफेदन शैली कैसी होती है दोस्तों, ये क्या होती है, ये दाएं से लिखनी शुरू करती है। जैसे ऐसे लिखेगी, दाएं से ऐसे लिखना शुरू करेगी, और फिर क्या होगी, जब जैसे पेपर का पेज खत्म हो जाएगा, इसके बाद दोस्तों ये यहीं से ही शुरू हो जाएगी लिखना, फिर यहाँ तक आएगी, फिर खत्म हो जाएगी, फिर ये यहाँ से लिखना। तो दोस्तों दाएं से लिखना शुरू करती है, और फिर इसके बाद यहाँ से, फिर से। तो इस तरीके से दाएं से बाएं, ठीक है, लिखना शुरू आरंभ करती है। इसको समझ लेना है बस आपको। दाएं से लिखना आरंभ करती है इस तरीके से, इस तरह लिखी, और फिर यहाँ पर जब आती है तो फिर इसके बाद लाइन खत्म हुआ, इससे बाएं से शुरू हो जाती है। फिर यहाँ से जाने के बाद फिर ये बाएं, फिर दाएं पहुंचेगी, फिर ये दाएं से यहाँ से। तो इस तरीके से शुरू होती है लिखना, ठीक है। तो बोस्त्रोफेदन शैली इसे बोलते हैं। और ये भाव चित्रात्मक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये इसकी जो लिपि है वहाँ पे हमको अक्षर बहुत कम मिलते हैं। पशु पक्षियों का अंकन, जैसे जिसमें मछलियों का आकार, मछलियों का चित्रण बहुत ज़्यादा इन्होंने किया है, बहुत सारे चित्रों का इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी लिपि में, ठीक है। तो इसीलिए इसको भाव चित्रात्मक, क्योंकि चित्र के रूप में हमें दिखती है, तो इसीलिए भाव चित्रात्मक शैली बोलते हैं, ठीक है। तो लिपि याद रखना, ये भाव चित्रात्मक है। इसी तरह दोस्तों क्या होता है, जैसे इसी की समकालीन एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, उसकी जो लिपि है वो किलाक्षर है, यानी कील के आकार की कुछ ऐसे लिखा होता है, तो वो किलाक्षर है। बट इसकी जो लिपि है वो कैसी दोस्तों, भाव चित्रात्मक, ये चित्राक्षर है, चित्राक्षर, ठीक है। मैंने लिखवा दिया इसीलिए, भाव चित्रात्मक, ये चित्राक्षर, ठीक है। तो ये हो गया, लिपि की बात हो गई हमारी खत्म। ये पता नहीं क्या ब्लैक लग गया, लिपि की बात हमने कर लिया, ठीक। इसके बाद बात करते हैं सभ्यता के निर्माता। सभ्यता के निर्माता की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, हेडिंग रहेगी ये वाली दोस्तों, ऊपर में लिख दे रहा हूं इसको। सभ्यता के निर्माता की बात अगर हम करते हैं, ठीक है दोस्तों, सभ्यता के निर्माता की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सभ्यता के निर्माता का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ की जो जैसे कुछ प्रजाति, जैसे भारत में आज कई प्रकार की प्रजातियाँ पाई, जैसे प्रोटोस्टाइड प्रजाति पाई जाती है, मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है, निग्रोटो, अल्पाइन, ठीक है, तिब्बतियन, ये कुछ इस तरीके से प्रजातियां पाई जाती है पूरे भारत में। तो इसी तरह दोस्तों क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, कि कुछ प्रजातियों ने दोस्तों इस नगर को, इस सभ्यता को बसाया था। तो यही जानना है कि दोस्तों इसके जो सभ्यता में जो कौन कौन सी प्रजाति थी। तो इसमें दोस्तों क्या है, हमें 4 प्रजातियों के नाम मिलते हैं। 4 प्रजातियों ने दोस्तों क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। किसने बताया दोस्तों, 4 प्रजाति के लोगों ने दोस्तों क्या किया था, सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। जिसमें दोस्तों कौन है, पहले दोस्तों याद रखना है प्रोटोस्टाइड, ठीक है। दूसरा दोस्तों भूमध्य सागरीय, ठीक है, जिसको दोस्तों हम लोग मेडिटेरियन भी बोलते हैं, मेडिटेरियन प्रजाति है ना, मेडिटेरियन प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति और मेडिटेरियन प्रजाति। तीसरा दोस्तों मंगोलाइड प्रजाति। चौथा दोस्तों अल्पाइन प्रजाति। तो इन 4 प्रजाति के लोगों ने दोस्तों क्या किया था, सिंधु घाटी को बसाया था, ठीक है। तो याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति ऐसी है जो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई थी। उसमें ऑप्शन दिया था प्रोटोस्टाइड, भूमध्य सागरीय, मंगोलाइड एवं निग्रोटो। तो निग्रोटो प्रजाति सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाई गई थी। मुख्य रूप से 4 प्रजाति के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। तो इसलिए लिखा है मैंने सभ्यता के निर्माता। तो सभ्यता के निर्माता 4 प्रजाति के लोग थे, प्रोटोस्टाइड प्रजाति,
भूमध्य सागरीय प्रजाति, मंगोलाइड प्रजाति, अल्पाइन प्रजाति। ये बहुत ही रेयर केस है, कोई पढ़ाता नहीं है, मैं सारी चीजें डिटेल बता रहा हूं, इसलिए आपको चीजें कराते चलो, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, मुद्दे से मेरा ये, ठीक है। तो हमने दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता के बारे में बात, मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों हमें टॉपिक शुरू खत्म करना, अगर हम इसको चाहें ना दोस्तों तो यही सिंधु घाटी सभ्यता जो है, मैं चाहूँ तो दोस्तों 10 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ आपको। मैंने बहुत डिटेल से इसको पढ़ा है क्योंकि मेरा ऑप्शनल रहा हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हो गई दोस्तों सभ्यता के निर्माता की बात। अब हम बात करते हैं सभ्यता का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में बस थोड़ा सा लिख के फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको, फिर इसके आगे वीडियो करेंगे। तो दोस्तों सभ्यता का स्वरूप का मतलब दोस्तों ये कैसा, यानी ये ग्रामीण सभ्यता थी या नगरीय सभ्यता थी। सभ्यता का स्वरूप का मतलब है दोस्तों ये ग्रामीण सभ्यता थी या ये नगरीय सभ्यता थी, किस तरीके। तो इसमें लिखना है दोस्तों यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो यानी ये नगरीय सभ्यता थी, ये ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और उसी जगह पे दोस्तों अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो याद रखना यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। दूसरा तो इसकी खोज आप लिखना है दोस्तों, इसकी खोज इसी में लिख लो एक पॉइंट, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा दी गई है। दयाराम साहनी द्वारा की गई, ठीक है दोस्तों। सभ्यता का स्वरूप दोस्तों नगरीय था, इसलिए मैंने बताया यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता है, ठीक है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक है, ठीक। तो ये आज हम लोग दोस्तों यहीं तक करेंगे। इसके बाद दोस्तों कल हम लोग का क्या टॉपिक रह जाएगा, जो प्रमुख नगर है, क्योंकि दोस्तों नगरीय सभ्यता है तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ नगर के प्रमाण मिले होंगे, तो हम लोग कल नगर के बारे में पढ़ेंगे कि इन्होंने किसने खोज की, कौन उत्खनन करता है नगर के, वहाँ से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले, वो सारी चीज़ें। फिर हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, पतन की ओर बढ़ जाएंगे आगे। तो इस तरीके से ये इसके कुछ डायमेंशंस थे, मैंने आज 8 डायमेंशंस कवर किए हैं, 2 डायमेंशंस रहेगा जो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो कल की वीडियो में दोस्तों इससे आगे का रहेगा। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को सेशन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों बताएं किस तरीके का, और ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं आपको वहां तक पहुंच जाए, आपको मिल जाए। और दोस्तों दूसरों को शेयर जरूर करें, जो भी हैं दोस्तों मित्र आपके जो पढ़ रहे हैं, वास्तव में आपको चाहते हैं पढ़ना अच्छा कंटेंट, उनको दोस्तों शेयर करें, अपने मित्रों को, अपने घर में कोई फैमिली में मेंबर है अगर वो पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ें। बस आपसे बस मेरा इतना ही है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। गर्मी बहुत लग रही है, एक्चुअली ऐसा है पंखा मैं चला दूँ तो आवाज़ बहुत, इसलिए मैं दोस्तों आवाज़ ना करे इसलिए पंखा नहीं चलाता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई, ठीक है। तो ये आज दोस्तों हम लोग यहीं तक रखेंगे, आगे दोस्तों कल मिलेंगे दोस्तों। अब बस आपको करना क्या है, यहाँ जितना मैंने आज अभी पढ़ाया है, इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको बस 15 मिनट बैठ के सोने से पहले, रात में सोने से पहले 15 मिनट पहले आपको रिवीजन करना है इसका जितना मैंने पढ़ाया, बस। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ और नहीं पढ़ना। इस पेपर के लिए जितना जो मैंने बता रहा हूँ, इनके लिए आपको कहीं से नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ, आपको और किसी पेपर में अगर जाना हो तो मैं आपको अलग से दोस्तों क्या है कि पढ़ाता हूँ, बट अभी मेरा ये सीरीज चल रहा है, इसको आप करिए, ठीक है। तो जिनको दोस्तों ये सारे पेपर देने हैं उनके लिए दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, ना बुक्स ना कुछ नहीं, नोट्स यही जो है मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ते चलना है, आपको साथ साथ सारा चीज़ें हो जाएं कवर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों, बाय, जय हिंद।